अच्छा जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एनर्जीज के हवाले से पढ़ना है। मेजरली इस चैप्टर का जो कंसर्न होगा वो हीट एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस आएंगी, सीक्वेंशियली उनको देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? बेसिकली ये ब्रांच है बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट डील्स विद दी, जो कि किस चीज से डील करती है भाई? डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी of heat energy into mechanical energy, into mechanical energy। अच्छा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाती है हमें, और इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी में उस उसका जो है स्टडी होती है। अच्छा, अब देखो, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं ना तो वो मूव करती है। जैसे हमने आपको चैप्टर 2 में एक चीज पढ़ाई थी कि जब हम किसी भी सॉलिड को, किसी भी लिक्विड को, किसी भी गैस को हीट करते हैं तो हीट करने से उस बॉडी में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू दैट इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, फिर सुनो, ड्यू टू दैट इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, वो जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल होता है, एटम या मॉलिक्यूल, वो मूव करने लगता है। मूव पहले भी कर रहा होता है, लेकिन हीट एनर्जी मिलने की वजह से मजीद काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और जब मजीद काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उनका जो ये मूवमेंट होता है ये ज्यादा, जैसे कह सकते हैं कि फास्ट हो जाता है, ज्यादा तेज हो जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स थर्मोडायनेमिक। थर्म का मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट जो हीट से एसोसिएटेड होगी वो थर्मोडायनेमिक्स है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो अगला हमारा टॉपिक है बेटा वो है थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री occurs that deals with the study of chemical reactions involving heat। थर्मोकेमिस्ट्री बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि डील करती है ऐसे केमिकल रिएक्शन से जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, या तो रिएक्शन करवाने में हीट इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर जब वो रिएक्शंस हो रहे हों तो हमें हीट मिल रही हो। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। बट थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ओनली हीट एनर्जी इज द कंसर्न।
अरे एक ही एक्स्ट्रा है यार। अहमद माइक बंद कर ली क्या आप? इसके बाद आ जाती है बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पर। अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? those reactions in which material change, अच्छा मटेरियल चेंज का मतलब है यहाँ पर अस्सलाम केमिकल चेंज। ओके, वालेकुम अस्सलाम। those reactions in which material change is involved is governed by, तो हम गवर्न लिख देते हैं, यानी कि जो रिएक्शन है वो गवर्न अगर हो हीट एनर्जी पर, यानी कि हीट एनर्जी पर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे पास दो टाइप के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब बारी बारी इन दोनों रिएक्शंस को हम तफसील में डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, पहली टाइप है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। 9 के चैप्टर 10 में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा ब्रॉड करके बात करेंगे। अच्छा जी, एंडोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं बेटा? दोज केमिकल रिएक्शंस which occurs by absorption, वो केमिकल रिएक्शन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी पर हो। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ नोट्स किताब में सिर्फ एनर्जी का लफ्ज भी देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़े, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को मैंने इंथैल्पी समझाई थी, याद है ना आप लोगों को? तो जी। अब यहाँ पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो इंथैल्पी की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी यानी कि एच, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इनकी इन रिएक्शंस की पहचान ये होती है कि इसमें अगर कहीं लिखा हुआ है और डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव लिखी है, तो आप समझ जाइएगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी है, याद रहे आपको एनर्जी देनी है। ठीक है, आपको रिएक्शन होने पर एनर्जी मिलेगी नहीं, बल्कि आपको एनर्जी उस सब्सटेंस को, उस चीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन रिएक्शंस को किस तरीके से लिखा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो बेटा रिप्रेजेंटेशन जो है इनकी वो है इस तरीके से कुछ के रिएक्टेंट्स ऐसे होता है कि भाई रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन में, उसके साथ यहाँ पर अगर लिखा हुआ है प्लस हीट, तो समझ जाइएगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और फिर एरो के बाद होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट लिखा है और आप यहाँ पे मतलब इक्वेशन के बीच में हीट नहीं लिखा हुआ, रिएक्टेंट के आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और एंड में जाकर रिएक्शन के एंड के आखिर में लिखा हुआ है डेल्टा एच
इज इक्वल टू पॉजिटिव, या लिखा हुआ है डेल्टा एच और उसकी कोई वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये 3 तरीके होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये वाली बातें समझ में आ गई सारी? यस सर। अच्छा, अब कुछ एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। भाई कार्बन और सल्फर का रिएक्शन हुआ और ये रिएक्शन हमें करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड CS2। इसी तरीके से 2HgO का रिएक्शन हुआ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस रिएक्शन को भी कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तब जाकर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसकी कुछ बात जो है वो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कर लूं। यानी कि अगर मैं किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाने लगूं, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये हमें देखना है। ठीक है, ये एक ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ में वाई एक्सिस पर मैंने ले ली है बेटा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी। और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है रिएक्शन प्रोसीड्स। अच्छा, रिएक्शन प्रोसीड्स का क्या मतलब है? यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल एनर्जी 10 का, और ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल एनर्जी 100 का। ठीक है, जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं वो अभी इस पॉइंट पर है, एनर्जी 10 वाले पॉइंट पर है मेरे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इन रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है एनर्जी 100 की वैल्यू पर। तो मुझे अगर अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट वाली लाइन पर लेकर जाना है तो व्हाट शुड आई डू बेटा? क्या करना होगा मुझे यहां से अगर रिएक्टेंट को वहां लेके जाना है? बताओ बेटा। सर हीट एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी ना बेटा, सिंपली ग्राफ देखो, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राफ देखो ना, रिएक्टेंट 10 पे खड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूँ उसको 100 पे लेके जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वाई एक्सिस का ग्राफ है इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करोगे भाई? रिएक्टेंट से आपने उसकी एनर्जी बढ़ाई, आप उसे रिएक्टेंट साइड से ले गए भाई प्रोडक्ट साइड पर। ठीक है भाई, तो ये चीज जो हुई ना आपके पास, इसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डेल्टा एच है। गौर करो अगर, तो ये है डेल्टा एच। ठीक है भाई, ये एनर्जी है H1, ये एनर्जी है H2। तो अब H, आपने एनर्जी कितनी प्रोवाइड की होगी? H2 माइनस H1 कर लो, यानी 100 माइनस 10 करो, तो आपको पता चल जाएगा आपने 90 की एनर्जी दी होगी। और ये जो 90 की एनर्जी होगी ना बेटा, बेसिकली यही तो डेल्टा एच है। अब मुझे बताओ, ये 90 की एनर्जी आपने दी है या आपको मिली है? दी है दी है सर। सर। है ना, दी है। दी है सर। पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, यहां पर मैं आखिरी में एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं। द ग्राफ शोज energy of product is higher than reactant। ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट ज्यादा है। ग्राफ हमें सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है। सही है भाई? क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है सर। ओके, तो अब इसकी सेकंड टाइप पर चलते हैं। और सेकंड टाइप क्या है हमारे पास बेटा?
एक्सोथर्मिक reactions. The chemical reaction occurs by evolution of heat energy जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पर, एक्सोथर्मिक की स्पेलिंग गलत देखिए, कम से कम बताओ तो सही, आंखें बंद करके बैठे हो क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? जैसे एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है तब जाकर रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो आपको हीट मिलती है। जैसे कमरे में अगर हम आग जला दें लकड़ियों पे तो कमरा गर्म हो जाता है, यानी कि लकड़ियों के जो जलने का अमल है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब वो आपको हीट दे रहा है, आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना भाई? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव। इंथैल्पी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन, अच्छा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई देखो रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड पर, रिएक्टेंट से बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, और यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप ऐसे नहीं लिखें, इक्वेशन में हीट का कोई जिक्र ना करें, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दें, और आखिर में आकर आप लिख दें डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, या फिर डेल्टा एच की वैल्यू अगर आपको पता है तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं होगी, डेल्टा एच की पूरी वैल्यू लिख दें। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो वैल्यू आपको मिल रही है तो वो वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। सही है? तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलूं? जी सर, Yes, क्लियर sir. है। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हो सकती है जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की कंबस्शन, मीथेन की कंबस्शन, जितने भी कंबस्शन रिएक्शन है, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, एक रिएक्शन मैं यहाँ और लिख रहा हूँ, ये अलग से सिर्फ आपको बताने के लिए कि HCl और NaOH, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। देखो, जब कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है ना तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना? ये एक फिक्स रिएक्शन है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कि एमसीक्यू में पूछा हुआ था तो मैंने इसलिए आप लोग को यहाँ पर बता दिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। ये एमसीक्यू में आया हुआ था। अच्छा, अब बात करूंगा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर जी सर, ये जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है इसके अंदर से हीट क्या इवॉल्व हो रही होती है? जी
मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं कंबस्शन की तरह, लेकिन होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है सर। अच्छा, एनर्जी और एक्स एक्सिस पे अगर अगेन हमने वही लिया है, रिएक्शन प्रोसीड्स, रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100 एनर्जी की, ये वैल्यू है 10 एनर्जी की, या ये पॉइंट तो आपको पता है जीरो होता है, रिएक्शन भी जीरो है और एनर्जी भी जीरो है। इसमें होता ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो हाई एनर्जी पर होते हैं, और प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लो एनर्जी पर। प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपको नीचे आना है प्रोडक्ट पे, तो आप क्या करोगे, कैसे आओगे नीचे? सर एनर्जी रिलीज एनर्जी करेंगे। रिलीज करेंगे। वेरी गुड, बाय रिलीजिंग एनर्जी। सर एनर्जी रिलीज करेंगे, और तो कोई हल नजर नहीं आता, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एनर्जी रिलीज करेंगे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो आपने एनर्जी रिलीज की, आप नीचे आ गए। अच्छा, अब इस एनर्जी के रिलीज, जो आपने एनर्जी रिलीज की है, ये डेल्टा एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। अब किस तरीके से, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब देखो, अगर ये पॉइंट H1 है और ये पॉइंट H2 है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है रिएक्शन ना, तो 10 माइनस 100 होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -90। -90। तो इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो वैल्यू होती है बेटा वो नेगेटिव में ली जाती है। मैं यहाँ पर आखिरी बात लिखता चलूं, द ग्राफ शोज दैट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is less than reactant। प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में कम है। एंडो में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। एक्सो में उल्टा होता है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया बेटा? जी सर, जी आइए। सर। अच्छा, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मैं वो लिख लेता हूँ, बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ, क्योंकि इन इस चैप्टर में इन चीज़ों का बारहा जिक्र होते हुए आप देखेंगे, तो बेहतर ये है कि आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहली डेफिनेशन है मेरे पास, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, एरिया विच इज अंडर साइंटिफिक कंसिडरेशन। वो हिस्सा जो साइंटिफिक कंसिडरेशन में हो। क्या मतलब है साइंटिफिक कंसिडरेशन का, यानी कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंट के कहाँ, जहां पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट का जो एरिया है ना, वो सिस्टम। मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर में कुछ गैस रखी है, और आप उस सिलेंडर के अंदर की जो गैस है उसका कुछ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं सिलेंडर के अंदर ही, तो सिलेंडर विल बी योर सिस्टम। आप एक जग है, उसमें शरबत बना रहे हैं, अब जो भी आप काम करेंगे वो उस जग के अंदर करेंगे ना, हवा में तो नहीं करेंगे। तो योर दैट जग विल बी योर सिस्टम। यानी कि जिस जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जिस चीज में एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, वो सिस्टम होता है। अब कोई बोले कि सर लैब में होते हैं क्या रिएक्शंस, तो क्या पूरा लैब सिस्टम है? नहीं, पूरा लैब सिस्टम नहीं है। लैब के अंदर भी किसी एपरेटस में, किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी चीज के अंदर होते हैं ना बेटा रिएक्शन। तो वो एपरेटस, वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीज जो है ना, वो सिस्टम। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी सर।
अच्छा, सराउंडिंग क्या है बेटा? दी environment outside the system। भाई सिस्टम के बाहर का जो भी हिस्सा है वो सारा सराउंडिंग है। मैंने आपको दो एग्जांपल दी थी, एक गैस सिलेंडर की और एक जग की। इस गैस सिलेंडर और इस जग के अलावा जो कुछ है वो सब का सब सराउंडिंग है। इवन आप खुद एक्सपेरिमेंट तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आप भी सराउंडिंग हो, क्योंकि जो उस कंटेनर के अंदर या उस जग के अंदर है वो सिस्टम है सिर्फ, उसके बाद जो कुछ है वो सब सराउंडिंग है। ठीक है, तो इन दो चीजों का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया है। कोई इसमें सवाल है? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद आता है नंबर थर्ड हमारे पास, स्टेट। दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ये है भाई स्टेट ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन। स्टेट क्या चीज है भाई? स्टेट कहलाती है बेटा बेसिकली किसी सिस्टम की हालत। ठीक है भाई, किसी सिस्टम की जो हालत है ना वो कहलाती है स्टेट। अब किसी सिस्टम की हालत उस सिस्टम की प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। मतलब ये है कि जब भी आप रिएक्शन कराते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेम्परेचर को इग्नोर कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रेशर को इग्नोर कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वॉल्यूम को इग्नोर कर दो, क्योंकि वॉल्यूम तो इग्नोर हो ही नहीं सकता भाई। अगर वॉल्यूम इग्नोर हुआ तो मैटर इग्नोर हो गया, और बिना मैटर के तो कोई चीज होती ही नहीं है ना भाई। अच्छा, जहां पर वॉल्यूम होगा वहां प्रेशर भी होगा, और जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे तो टेम्परेचर भी होगा। तो ये वो तीन चीजें हैं जो आप चाह कर भी किसी चीज में से खाली नहीं कर सकते, किसी चीज को इनसे जुदा नहीं कर सकते। तो स्टेट बेसिकली इन तीन चीजों की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी रिएक्शन में। ठीक है, यानी कि स्टेट पहचान है किसी सिस्टम की, और वो पहचान कौन कराएगा भाई? वो पहचान ये लोग कराएंगे। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? जी। ओके। जी सर। अच्छा, स्टेट के अलावा आता है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है भाई? दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are easily measurable rather than individual isolated molecules
are known as macroscopic properties. अच्छा, इसकी कुछ अगर एग्जांपल दूं, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एटसेट्रा। अच्छा देखो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बेटा उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो बल्क मटेरियल की हो। पहली बात तो ये मैक्रो का लफ्ज समझो। ये लफ्ज जब मैक्रो आता है तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि बात बड़े साइज की किसी चीज की हो रही है। बेटा देखो, दो चीजें होती है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब होता है साइज में बड़ा, ओके मैं मानता हूं, लेकिन साइज में बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब एक्सट्रीम हाथी जैसा साइज की हो रही है। मैक्रो का मतलब ये नहीं होता। और माइक्रो का जो लफ्ज आता है, तो माइक्रो का मतलब ये नहीं होता कि भाई, माइक्रो का मतलब ये नहीं होता कि चीजें बहुत छोटी छोटी है। मतलब माइक्रो का मतलब तो यही होता है ऑब्वियसली, सॉरी। माइक्रो मींस ऐसी चीज जो आप आंखों से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, वो माइक्रो है। और जो चीज आपको नेकेड आइज से नजर आ जाए वो मैक्रो है। बेटा नजर तो आपको चूंटी भी आती है नेकेड आइज से, तो क्या चूंटी मैक्रो है? तो जवाब होगा जी बिल्कुल, चूंटी मैक्रो है। माइक्रो मैक्रो का फर्क ये है, मैक्रो को कतई ये मत समझना कि बहुत बड़े साइज की बात हो रही है। मैक्रो का डेफिनेट मतलब यही है कि साइज में बड़ा, बट दैट साइज कैन बी विजिबल बाय योर आईज ओनली, ये शर्त है। आप अपनी नेकेड आइज से उसे देख सको, ये शर्त है। अब वो नजर तो चूंटी भी आती है और हाथी भी आता है, दोनों ही मैक्रो है बेटा, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो आप ओवरऑल मेजर कर सको। लफ्ज मैक्रो आ रहा है ना, तो यानी बात बड़े की हो रही होगी, बात साइज में बड़े होने की हो रही होगी ना। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी सिस्टम के बड़े एरिया को कवर करती है। कोई बड़ा एरिया अगर कवर हो रहा है किसी सिस्टम का, किसी रिएक्शन के दौरान किसी चीज में, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही है बात मेरी? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ दो टाइप्स की होती हैं, देख लेते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दो टाइप्स होती है बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली होती है इंटेंसिव, अच्छा जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are independent of mass are called intensive property। भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? बल्कि एक साथ ही समझाता हूं। तो
बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अच्छा, इंटेंसिव क्या होती हैं और एक्सटेंसिव क्या होती हैं, हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मैटर डिपेंडेंट होती हैं। अब क्या मतलब है सर इस बात का, मैटर डिपेंडेंट और मैटर इंडिपेंडेंट का? तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे बात समझाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर आपके पास एक जग में एक बाउल है जिसमें 1 लीटर पानी है, और उसके बाद एक और आपके पास बड़ा बाउल है जिसमें 10 लीटर पानी है। दोनों को आपने चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। मुझे एक बात बताएं कि जो 10 लीटर वाला पानी है और जो 1 लीटर वाला पानी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस। ओके गुड। भाई पानी सर 10 लीटर हो या पानी सर 1 लीटर हो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो वही रहेगा ना सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गई बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास कितना भी हो, वैल्यू चेंज नहीं हो रही बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या जितनी हीट आप 1 लीटर पानी को दोगे और उसका टेम्परेचर 100 पर आ जाएगा, क्या 10 लीटर पानी को भी आप उतनी ही हीट दोगे या उसे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी? सर ज्यादा देनी ज्यादा पड़ेगी। देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली सर उसे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बेटा ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैटर डिपेंडेंट है। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास कि वो मैटर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मैटर कितना भी हो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ऐसी चीजें इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती हैं, और जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मैटर कम या ज्यादा होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आती हैं। क्लियर है मेरी बात? जी सर। जी सर। चलिए अब आपसे बात करेंगे कुछ। सर एक सवाल है। जी बेटा पूछिए। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में डेंसिटी लिखी हुई है, वहां से फर्क पड़ता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की उसमें एग्जांपल में डेंसिटी लिखी हुई है, फिर आगे क्या बोला बेटा? सर डेंसिटी तो मास से फर्क पड़ता है ना डेंसिटी पर? बेटा नहीं, असल में सिर्फ मास नहीं होता, डेंसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो इफ आप मास इंक्रीज करोगी ना तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों के डिवाइड होने पे डेंसिटी हमेशा फिक्स हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ मास होता ना फिर तो आप कहते कि सर ऑब्जेक्शन है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम भी है इसके साथ। तो जितना मास बढ़ता है उतना वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो दोनों जब डिवाइड होते हैं तो आंसर वही न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर? जी सर। और सर ये एंट्रोपी क्या होती है? बेटा एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो एग्जांपल में लिखवाई है। ओके, एंट्रोपी बेटा कहते हैं सिस्टम की बिगाड़ को, डिस्टरबेंस को। किसी भी चीज के अंदर जो भी बिगाड़ होती है ना, यानी कि डिस्टरबेंस होती है, वो एंट्रोपी कहलाती है। देखो नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया हुआ है कि भाई इस दुनिया की ओवरऑल एक एंट्रोपी है, एक मतलब खिलकत है, वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होती रहती है। इसके बारे में आप मजीद जो है ना वो सेकेंड ईयर फिजिक्स में ही पढ़ोगे। जैसे किसी भी चीज के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, अब वो एटम और मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से उन उस सिस्टम के अंदर भी तो बिगाड़ आती रहती है ना।
बिगाड़ क्या है कि जो अल्लाह ने खल्क किया वो ना हो, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाए। भाई अगर एक एटम अपनी जगह को 1 माइक्रोमीटर भी बदल लेता है तो वो बिगाड़ी तो है। बिगाड़ ये चीज है, इसे कहते हैं एंट्रोपी। तो जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा आपके पास समझ लो बिगाड़ होती है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, तो बात हुई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अच्छा आप लोगों ने, सर ये थर्मो थी थीमो लिखा है आपने, थीमो लिखा है सर। अच्छा आप लोगों ने बेटा मैट्रिक में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसकी स्टेटमेंट याद है किसी को? उसकी स्टेटमेंट याद है बेटा किसी को? क्या हो बेटा, खामोश हो गए सारे? Sir, mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. बेटा वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। Energy neither be created nor be destroyed. सिंपल है, मास मास वाली आपने बात की थी, उसमें एनर्जी कर ले, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। बस अब इसका इंडिकेशन या इसका लिंक सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसा है? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कह रहा है कि ना एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। जब बेटा ना एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है तो जो अल्लाह ने एक बार कर दी वही कांस्टेंट रही ना। क्योंकि अगर क्रिएट या डिस्ट्रॉय होती तो चेंज होती, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं रही। बात समझ में आ रही है? बेटा ये वाली बात समझ में आई? जी सर। तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो Sir, जी बेटा, sir notes में तो isolated, sir notes में तो isolated system लिखा हुआ है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिखा है। बेटा यही लिखा है, Isolated system लिखा हुआ है। ये लिखा है द टोटल। अरीबा माइक बंद करो। ये लिखा हुआ है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है। Yes जी sir. सर। बेटा आप सिस्टम लिख लें या आइसोलेटेड सिस्टम लिख लें एक ही बात है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो अदर फोर्सेस से पाक हो, यानी फ्रिक्शन नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस नहीं हो और उसके अंदर कोई और चीज ना हो। तो आप आइसोलेटेड भी लिख लो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेटा ये है, देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब व्हाट इज डेल्टा ई, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज डब्ल्यू? तो बेटा क्यू जो है वो हीट एब्जॉर्ब है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की वो है। डब्ल्यू क्या है बेटा? वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और डेल्टा ई क्या है बेटा? डेल्टा ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसकी बेटा? जो सिस्टम के अंदर आपके पास सब्सटेंस मौजूद होगा ना उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब मैं इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिख रहा हूँ
वो एक्सप्रेशन क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। किसी खास वजह से इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ क्योंकि आगे मैं भी एक डेरिवेशन करूंगा जिससे आपको कुछ बात समझानी है। ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसकी एक नई फॉर्म बनाऊंगा मैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले तो जो काम मैं करूंगा वो कुछ कंसिडरेशंस हैं वो करनी होगी। तो थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये चीजें लिखी हुई थी, तो मैंने उसको यहीं पे कॉपी कर लिया है ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए और हम पढ़ लें। अब देखिए, ये एक डायग्राम है आपके पास। ठीक है, इस डायग्राम में ये एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर को मैं अनकवर कर दूं। ठीक है भाई, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमारे पास गैस है। ठीक है, इधर हमारे पास गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है इस सिलेंडर में। पिस्टन जो है वो जस्ट लाइक जैसे वो होता है ना, सिरिंज होती है ना हमारे पास इंजेक्शन, उसके अंदर एक पंप लगा होता है ऊपर नीचे करने वाला, सक अप सक डाउन करने वाला, वो है बेसिकली पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है और उस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। मान लिया हमने 1 एटमोस्फेयर, ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस सिलेंडर में। यहाँ पर कोई गैस मौजूद है, कोई भी XYZ कोई भी गैस है, और गैस के एटम्स की जो इंटरनल एनर्जी इस वक्त है वो है E। इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो है E। और यहां से लेकर यहां तक का जो ये फासला है, जो मतलब ग्राउंड लेवल से पिस्टन जितना उठा हुआ है, इसको हमने कहा ये है L1। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि मैंने इस पिस्टन को, यानी कि इस वाले पिस्टन को Q अमाउंट में हीट प्रोवाइड की। जब मैंने इसे Q अमाउंट में हीट प्रोवाइड की तो वो Q अमाउंट की हीट इन गैस के एटम्स को मिली। इन गैस के एटम्स को वो Q अमाउंट की हीट मिलने की वजह से उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी थी बेटा वो बढ़ गई। यानी कि वो एनर्जी E1 से क्या हो गई, E2 हो गई। ठीक है, वो एनर्जी E1 से E2 हो गई, इंटरनल एनर्जी। पिस्टन पे प्रेशर वही है, इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जरा सा समझिएगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी। देखो, इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एटम्स या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पिस्टन के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुली टकराने लगेंगे, और भी ज्यादा जोर से पिस्टन से टकराएंगे। जब वो और ज्यादा पिस्टन से जोर से टकराएंगे, पिस्टन के ऊपर तो प्रेशर हमने वही रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, तो वो क्या होगा कि गैस के एटम्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देंगे। ये वाली बात समझ में आई बेटा मेरी? जी सर। ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, L1 यहां से यहां तक था, L2 यहां से यहां तक है। अगर आपको डेल्टा L निकालना हो कि चेंज कितना आया लेंथ 1 और लेंथ 2 में, तो वो कैसे कर लोगे, L2 माइनस L1 कर लोगे? क्या ख्याल है? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को डायग्राम की कंसिडरेशन तो समझ में आ गई कि डायग्राम आपके पास किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है ना? अब ये मैंने सारी बातें अल्फाज में लिख दी हैं यहाँ पर, जो डायग्राम में हमने सारी कंसिडरेशन की है ना, वो सारी बातें अल्फाज में लिखी हैं कि एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए होता है, उसके अंदर एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, यानी कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। उस सिलेंडर में जो गैस है उसको मैंने क्यू अमाउंट की हीट दी, कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है पिस्टन के ऊपर, और फोर्स, अच्छा, क्यू अमाउंट की हीट देने पर इस पिस्टन पे नीचे की जानिब से गैस के एटम्स ने फोर्स लगाई, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया।
और पिस्टन जब मूव हुआ ऊपर की तरफ तो हमने कहा वर्क डन हो गया, यानी कि वर्क हो गया। ठीक है, वर्क का जिक्र मैं अभी तक बार बार कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला में, और मैंने कहा भी था कि मैं आगे चल के समझाऊंगा कि वर्क कैसे हो रहा है। तो वर्क बेटा देखो ऐसे हो रहा है, पिस्टन अपनी जगह से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब हम डेरिवेशन में मजीद आगे की तरफ चलेंगे। वर्क डन हमारे पास बराबर होगा बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, वर्क डन को हमने ले लिया W। अब यहाँ फोर्स और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से ना। अच्छा देखो एक बात बताओ, इसको मैं D लिख लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ बताना, फोर्स जो है, हमने एक चीज पढ़ी है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, यही होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने फोर्स की जगह लिख दिया प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डी। अच्छा ये डी क्या है? अब जरा ये देखना, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कवर हो रहा है, पूरी डायग्राम मुझे को देख के बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो क्या है, यानी कि फासला जो कवर हो रहा है वो क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल, वेरी गुड। जी सर, डेल्टा एल। क्योंकि L1 तो पहले से ही है और L2 तो बाद में हुआ है, तो कवर जो हुआ है वो है डेल्टा एल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एल। ठीक है, अब W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये फॉर्मूला बन गया। क्यों बन गया भाई? कैसे बन गया सर? बताते हैं बेटा। बेटा बिकॉज डेल्टा V जो है ना वो बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। ये बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी सर, ये बात तो अभी तक समझ नहीं आ रही। चलो अभी मजीद को समझाते हैं। बेटा जरा देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला बचपन में कुछ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था वॉल्यूम का फॉर्मूला? बचपन की ज्योमेट्री याद अगर आ रही हो तो जरा मुझे बताना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? LBH। बिल्कुल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, अब इसको इस हिसाब से देखने की जगह एक नए ढंग से देखो। आज वॉल्यूम का मतलब होता है 3 डायमेंशन। इन टर्म्स को, लेंथ ब्रेथ हाइट को भूल जाओ। वॉल्यूम का मतलब है 3 डायमेंशन, 1 2 3। और एरिया का मतलब है कितनी डायमेंशन? 2 डायमेंशन। 1 2। टू डायमेंशन। एल और बी को भूल जाओ, ठीक है ना भाई? 2 डायमेंशन, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी एरिया को वॉल्यूम बनाना हो तो क्या करूं? क्या करना चाहिए? सर एक डायमेंशन और ले। एक डायमेंशन और ले ले। सर 2 डायमेंशन जी की सर। जगह 3 डायमेंशन कर दें। बेटा यही तो यहाँ पर भी हो रहा है, देखो एरिया में 2 डायमेंशन होती हैं और उससे मैंने एक तीसरी डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दी, एक और डायरेक्ट डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दी, डेल्टा एल मतलब एक डायमेंशन और, तो हो गई ना 3 डायमेंशन। जब 3 डायमेंशन हो गए तो बेटा उसको डेल्टा वी लिख सकता हूँ। इसको एल बी एच की सूरत में कंसीडर मत करना, क्योंकि एल बी एच की सूरत में कंसीडर करोगे तो फिर सवाल आएगा कि सर देखें एरिया में भी लेंथ होता है, वॉल्यूम में भी लेंथ होता है, फिर हम लेंथ से ही, मतलब एरिया में जब होगा तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और फिर एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये वॉल्यूम कैसे बन जाएगा? बेटा असल में ये आपकी सोच है। देखो बेसिकली होता क्या है, ये एक स्क्वायर है जो कि 2 डायमेंशनल है, इसका एरिया होगा, ये लेंथ है और ये हाइट है। अब मैं बोलूँ कि मुझे इसको 3 डायमेंशन बनाना है, तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए क्या है कि इसकी एक डायमेंशन बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इसको ऐसे चकोर होने की जगह इसके पीछे हमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकालना पड़ेगा। ये आ गई, ठीक है भाई? तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर एक डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेसिकली वो ये पीछे का जो पोर्शन है ना, वो ये पोर्शन निकल रहा है,
वो लेंथ नहीं निकल रही है, वो बेसिकली पीछे का पोर्शन निकल रहा है, वो इस तरीके से होता है। अब बात समझ में आई बेटा सबको मेरी? जी सर। यस जी सर। सर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? थर्स वर्क डन is the product of pressure and change in volume। ठीक है भाई, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब वापस आओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला में, अगर मैं W को उसके इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सब्स्टिट्यूटिंग the value of W in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा बेटा? कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये आ गई मेरे पास फाइनल डेरिवेशन होकर। ठीक है बेटा, समझ गए? जी सर। ठीक जी है सर। सर। कोई सवाल अभी तक? नो सर। ठीक है, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस की। एक मिनट। अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखें तो पहली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन, किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन ऑफ हीट, किसी भी सिस्टम में हीट का एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन, ये दो तरह से हो सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी may take place, सॉरी ये हो जाएगा may take place by following two conditions। अच्छा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं इनकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से है इनकी। तो सबसे पहली बात, जब किसी भी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है बेटा, तो वो इन दो मेथड्स में या इन दो तरीकों से हो सकती है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है? प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है बेटा। ओहो, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ? कांस्टेंट प्रेशर बेटा, सॉरी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता ना। हीट जब एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर, इसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहलाता है ये। और जो इसमें हम डेरिवेशन करेंगे उसके अक्सर फॉर्मूलाज की सूरत में भी ये पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हम मतलब इसकी कंसिडरेशन है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो
ये देखिए बेटा, वही डायग्राम है जो अभी हमारे पास थी। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि पिस्टन को हिलने नहीं देना। नहीं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने इस पिस्टन पे अभी बाहर से हवा का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू हीट, ड्यू टू दिस हीट, ड्यू टू एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो जाए, मैं बाहर के 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज नहीं करूं। अभी सिस्टम क्या है देखो, अभी इस कंटेनर में एक गैस है, ठीक है। उस गैस का बॉटम से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो L1 है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस सिलेंडर का, एरिया है ना क्रॉस सेक्शन, वो A है। और Q अमाउंट की हीट में से प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी E1 है। जब मैं इसे Q अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये सिस्टम इंटरनल एनर्जी E1 से इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी E2। प्रेशर जो बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ वो कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर। इस वाली कंडीशन में, यानी कि ये जब सिलेंडर कंडीशन 1 से कंडीशन 2 में आया, तब भी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा वो है कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ आया? चेंज आया इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़कर E2 हो गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से, और तो सुनना, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से गैस के एटम्स का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया और उन्होंने पिस्टन को ऊपर धकेल दिया। पिस्टन की लेंथ सिलेंडर के बॉटम से L1 की जगह क्या हो गई, L2, और जो दोनों में चेंज इन लेंथ आया वो डेल्टा है। ये वाली कंसिडरेशन समझ में आ गई बेटा? ये सारे अल्फाज में यहाँ लिखी हुई, ये बात समझ में आई बेटा? ठीक। जी सर। ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q बराबर होता है डेल्टा E प्लस W के। और अभी हमने ऊपर एक रिप्लेसमेंट कर ली है इसकी, डेल्टा E बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। W को हमने रिप्लेस कर दिया ना P डेल्टा V से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये हमें पता है कि इधर डेल्टा E का मतलब है E2 माइनस E1, और डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1। तो ये हमें पता है, वी नो दैट डेल्टा E मीन्स E2 माइनस E1 एंड डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुरानी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा E एंड डेल्टा V इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं ना, वो क्यू नहीं दे रहे, क्यूपी दे रहे हैं, ताकि वो जो है ना, वो क्यूपी बेसिकली इंडिकेशन है कि भाई प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर। जब वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा बेटा, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह आपने पुट किया E2 माइनस E1 और प्लस P डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1। ठीक हो गया? E2 माइनस E1 प्लस 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 PV2 प्लस माइनस माइनस PV1। अब QP वही रहने दीजिए, दोनों 2 वाली टर्म्स को एक तरफ और 1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिए। तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। अब देखो QP यहाँ है, E2 प्लस PV2, इसको यूं ही रहने दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? मैथमेटिकली मुझे अलाउ है ये? जी सर। तो माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर आ गया प्लस का E1 और ये हो गया प्लस का PV1। ये कहलाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 2 कहकर इसे फिलहाल वक्ती तौर पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नई बात कर रहा हूँ आपके पास, जरा देखिएगा। इंथैल्पी जो आपको पहले ऑलरेडी समझाई जा चुकी है, यानी कि हीट कंटेंट express दी थर्मल चेंजेस। एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं भाई, ये थर्मल चेंजेस को जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। इंथैल्पी जो है वो एच से डिनोट होती है। मैथमेटिकली हम इंथैल्पी को कैसे लिखते हैं? इंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। ये इंथैल्पी का एक फॉर्मूला है जिसे हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ना, ये हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। इसे हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एनर्जी भी कहते हैं। और ये कंटेम्प्रेरी फॉर्म होती है गिब्स फ्री एनर्जी की। ये आप बस याद कर लीजिएगा कि इंथैल्पी का ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई प्लस पीवी। ई मतलब इंटरनल एनर्जी, पी मतलब प्रेशर ऑफ द चेंबर, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द चेंबर, ठीक है, जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा है। अब एच जो है, एच इज अ स्टेट फंक्शन। एच जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एंड डिपेंड ओनली ऑन एंड डिपेंड ओनली ऑन द only on the initial and final stages of the system। इनिशियल और फाइनल स्टेजेस ऑफ द सिस्टम पर वो डिपेंड करता है। यहाँ पर एक लफ्ज आया बेटा, स्टेट फंक्शन। अच्छा, ये स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन एक ऐसी फंक्शन को या एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी किसी प्रोसेस के दौरान थ्रू आउट उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हो, लेकिन वो फंक्शन जो है ना वो सिर्फ प्रोसेस की स्टार्ट और एंड पर आपको इंडिकेशन दे। मतलब मैं मानता हूं कि मेरा एक प्रोसेस है जिसमें इंथैल्पी H2 H3 H4 H5 फॉर एग्जांपल 5 मरतबा चेंज हुई। अब चूंकि H जो है ना वो एक स्टेट फंक्शन है, तो जब आप फाइनल डिनोशन दोगे तो आप सिर्फ H1 और H5 को काउंट करोगे। बीच में ये जितना भी चेंज हुआ है ना, ये आपकी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यानी कि वो आपका जब डेल्टा एच बताएगा तो वो इनिशियल और फाइनल देखकर बता देगा, बीच के चेंजेस आपको नहीं बताएगा, और बीच के चेंजेस आपको बताने की जरूरत भी नहीं। ऐसे चीज को, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्लियर हुई बात बेटा? बेटा बात समझ में आई? यस तो अब उस हिसाब से अगर इंथैल्पी का ये फॉर्मूला है तो H1 आपके पास बराबर हो जाएगा E1 प्लस PV1, क्योंकि P तो कांस्टेंट है, P1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। H2 इज इक्वल टू E1 प्लस PV2। P याद रखना, गलती से भी इसको P1 P2 मत लिखना, क्योंकि P1 P2 अगर तुमने लिख दिया तो P1 P2 का मतलब हो जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, और ये प्रोसेस है ही कांस्टेंट प्रेशर का, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग the value of H1 and H2। H1 और H2 की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? देखो ये है। अब देखो E1 प्लस PV1, ये रहा E1 प्लस PV1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास?
QP इज इक्वल टू, यह है E2 प्लस PV2। E2 प्लस PV2 किसके बराबर है? H2 के बराबर है ना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया H2 माइनस H1, क्योंकि ये जो है E1 प्लस PV माइनस E1 प्लस PV1, ये क्या है? H1। सिंपल। तो बेसिकली QP जो है प्रोसेस, वो बराबर होता है इंथैल्पी के। ये आपने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अब कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 का। मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 1 दिखा देता हूँ पहले मैं कि है क्या, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो दोनों का QP बराबर आ रहा है ना। जब कंपेयर करोगे तो डेल्टा H बराबर आ जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा ये वाली? अब यहाँ पर मैं इसका एक फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूँ। ये मुझे देखकर एक कंक्लूजन मिल रहा है। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या है मेरी, मैं वो आपको बता देता हूँ कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं, इज यूज टू इंक्रीज दी इंटरनल एनर्जी। वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इज यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्म सम वर्क, और साथ में वो कुछ वर्क भी करती है, एंड परफॉर्म सम वर्क अगेंस्ट द पिस्टन। तो अगेंस्ट द पिस्टन जो है वो कुछ काम भी करती है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अच्छा, अब मैं दूसरा प्रोसेस यहाँ पर हम बात करेंगे, नंबर 2। अब बात करेंगे बेटा प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले कांस्टेंट प्रेशर था, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और बताऊं, देखो ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, ये 2-3 तरह से पेपर में पूछा हुआ है। वो ये कभी ये कह देते हैं कि ड्राइव दिस, इस तरीके से भी पूछा हुआ है, और प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर करके भी पूछा हुआ है, आइसोबैरिक करके भी पूछा हुआ है। तो 2-3 तरीकों से पूछा हुआ है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि कंसिडरेशन यहाँ पे हमें कुछ करनी है, तो हम वो कंसिडरेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर ना पिस्टन फिक्स है। यहाँ पर पहली बात तो ये कि डायग्राम में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कि यहाँ पे पिस्टन की जो ये लेंथ है ये चेंज नहीं हो रही, डेल्टा एल नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है चाहे कुछ भी हो रहा हो सिस्टम में, कुछ भी हो रहा हो सिस्टम में, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सही है भाई? ये आ गया आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि भैया कुछ भी हो जाए, पिस्टन तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सही है भाई? तो लेंथ 1 जो है वो वही है, और लेंथ 2 भी वही है। हाँ, E2 इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर हो जाएगी। और यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई करेंगे, ये जो हम यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे होंगे, इसको हम क्या लिख देंगे? QP की जगह हम लिख देंगे इसे QV,
ठीक है, QV लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ये वाली बात समझ में आई बेटा? डायग्राम में क्या है देखो, एक मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और ये कंटेनर दीवार है, पिस्टन नहीं है कि ऊपर मूव कर पाए, दीवार है, फिक्स है। अब मैं सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो इस एनर्जी प्रोवाइड होने के नतीजे में इस गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, E1 से E2 हो जाएगी। लेकिन ये अपनी इंटरनल एनर्जी कहीं निकाल नहीं सकते, ये याद रखना। अगर ये दीवार पे अपना सर टकराएंगे भी, भाई दीवार है, पिस्टन थोड़ी है। पिस्टन था मूवेबल, पिस्टन मूव हो गया था ऊपर की तरफ, दीवार थोड़ी मूव होगी, दीवार तो टूट ही सकती है। फिलहाल मॉलिक्यूल्स में इतनी जान नहीं है कि वो दीवार तोड़ दे। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई लेकिन वो इतना ही रहा। तो ये चीज जो हमारे पास बन गई दोनों में, ये क्या है, ये वॉल्यूम है बेसिक। अब बात समझ में आई बेटा? ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम कैसे आ रहा है? सिंपल है, एरिया ये रहा सिलेंडर का और ये लेंथ है L1 और ये है लेंथ, वही L कांस्टेंट है। तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ये उसी हिसाब पे ली गई है। तो ये वाली बात मेरी समझ में आई, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। पिस्टन मतलब ये जो है ना फिक्स हो गया है, ये मूव नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q सर जो में है का प्रेशर तो चेंज होगा ना? बेटा, प्रेशर नीचे से चेंज हो जाएगा, ऊपर से भी प्रेशर फिक्स हुआ है ना, क्योंकि दीवार है। दीवार के ऊपर ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है हमारा गर्ज नहीं है, नीचे से भी प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वो दीवार मूव ही नहीं कर सकती ना, मसला ये है। अच्छा सही है सर। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अच्छा, QV है ये, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैंने खास एक्सप्लेनेशन बनाई है, डेल्टा E इज इक्वल टू P डेल्टा V कर दिया, P डेल्टा V कर लिया। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, V0 है, डेल्टा V0 है, सॉरी V0 नहीं है, डेल्टा V0 है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा V0 है। भाई क्या वॉल्यूम का कोई चेंज आ रहा है डायग्राम में, देख के बताओ जल्दी से, बताओ बेटा, बेटा बोलो। नो सर। नो वॉल्यूम सर। का कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, जब वॉल्यूम का चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। तो QV बराबर है डेल्टा E प्लस P इंटू जीरो के। अब P इंटू जीरो जीरो ही होता है, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस जीरो और QV इज इक्वल टू डेल्टा E। हो गए डेरिवेशन बेटा कंप्लीट। ये है QV का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये है QV का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर इसकी कंक्लूजन लिखें, तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होती है इज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वर्क डन का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है ना, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपने जो एनर्जी देखो, कांस्टेंट प्रेशर में जब एनर्जी सप्लाई करते हो तो उसमें वर्क भी होता है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वर्क होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता,
क्योंकि वर्क होने के लिए जो है ना वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, पिस्टन कहीं आगे पीछे मूव ही नहीं कर रहा, तो वर्क कहाँ होगा? बात समझ में आई बेटा? बेटा बात यस समझ सर। में आई? ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर किसी को कोई भी सवाल या क्वेश्चन है आज के पूरे टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर ही ऑफ करेंगे। बोलिए, कोई सवाल बेटा?